ये है गायत्री देवी, और गायत्री देवी के परिवार में गायत्री देवी, उनके पति, उनकी एक बेटी पिंकी और उनका एक बड़ा बेटा शेखर रहता है। और शेखर ने अपने माँ बाप के मना करते हुए भी अपने पसंद की लड़की नैना से लव मैरिज की है। आप क्या कर रही हो मम्मी? अरे क्या हुआ पिंकी बेटा? अरे मम्मी भला मुझे क्या होना है, लेकिन आप बस यहाँ हाथ पे हाथ धर कर बैठी रहो। आपको पता भी है कि भाभी पेट से है। अरे ये तू क्या बोल रही है पिंकी? तेरा दिमाग तो ठीक है, और भला तुझे कैसे मालूम हुआ? अरे मैंने अपने कानों से सुना है मम्मी। वो भाभी अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही थी और उन्हें बता रही थी कि वो प्रेग्नेंट है। अरे सोचो मम्मी, अगर एक बार बच्चा हो गया ना, तो भाभी को इस घर से निकालना बहुत ही मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए आप कुछ कीजिए मम्मी। हाँ पिंकी, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे मैं इस कलमुही कर्मजली के साथ इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ये मेरे घर में ज्यादा दिन तक रह पाए। वो तो मैंने मजबूरी में तेरे भाई की जिद की वजह से इसके साथ शादी करने के लिए हाँ कह दिया, वरना मैं तो प्रेम विवाह की सख्त खिलाफ थी। हाँ मम्मी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भैया को आप डांट कर रखिए, लेकिन नहीं, आप मेरी कहाँ ही सुनती हो। और भैया तो हमेशा ही अपनी मनमानी करते गए, और आखिरकार ही ना उन्होंने लव मैरिज। हाँ पिंकी, इसी बात का तो मुझे बहुत दुख है, लेकिन पिंकी तू चिंता मत कर, मैं कुछ भी करूँगी, लेकिन इसे तो मैं इस घर से निकाल कर ही रहूंगी, और मैं अपनी पसंद की लड़की से ही अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन भला अब हमें क्या मालूम कि बहू को कौन सा महीना चल रहा है। अरे मम्मी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, वो सब मैं मालूम कर लूंगी। बस आप कुछ ऐसा उपाय सोचिए कि जिससे भाभी को बच्चा ना हो पाए। ठीक है बेटा, बस तू पता करके बता कि तेरी भाभी को कौन सा महीना चल रहा है। ठीक है माँ, मैं पता लगाती हूँ। नैना तुम जल्दी से मेरा लंच तैयार कर दो, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है। हाँ जी, मैं अभी आपका लंच तैयार कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। अच्छा बताओ जरा, भला क्या खुशखबरी है? बस ये ही कि आप पापा बनने वाले हैं। क्या सच में नैना? हाँ जी, सच में। फिर तो क्या बात है, सच में आज तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। तो फिर तो आज मैं ऑफिस कैंसिल करता हूँ। अरे भला ये क्या बात हुई? आपको ऑफिस कैंसिल नहीं करना चाहिए, बल्कि अब तो आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अब हम 2 नहीं, अब हम 3 होने वाले हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं ऑफिस कैंसिल नहीं करूँगा, लेकिन तुम ये बताओ कि मैं शाम को तुम्हारे लिए खाने में क्या लेकर आऊँ? मेरा ना कुछ तीखा चटपटा खाने का मन करता है जी। अच्छा ठीक है, ले आऊँगा। अच्छा क्या तुमने मम्मी पापा को बताई ये बात? नहीं जी, अभी नहीं बताया, क्योंकि मुझे भी तो कल ही पता चला है। अभी आप पूरा 1 महीना हो जाने दीजिए ना, उसके बाद मैं मम्मी जी को बता दूंगी। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा तो भाभी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। ये दोनों बहुत ज्यादा खुशी मना रहे हैं ना, लेकिन इन दोनों की खुशी अब ज्यादा दिन में रहने नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है नैना, अब मैं ऑफिस जाता हूँ। अरे आप तो लंच लेकर भी नहीं जा रहे हो, मैं अभी आपका लंच पैक कर देती हूँ। अरे तुम रहने दो, आज तो मैं अपनी खुशियों से ही अपना पेट भर लूंगा, खाने की क्या जरूरत है। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं, अब तो हम शाम को मिलेंगे, और वो भी कुछ चटपटा और तीखा खाने के साथ। क्या हुआ पिंकी, कुछ पता चला क्या तुझे? हाँ मम्मी, अभी तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। फिर तो भी ज्यादा अच्छा है, और तब तो हमारे लिए ये काम तो और भी ज्यादा आसान हो गया। और मुझे अच्छे से मालूम है कि अब इस कर्मजली को मुझे क्या खिलाना होगा। फिर तो और भी अच्छा है माँ। अच्छा पिंकी, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे ही ये कर्मजली खाना बनाकर रसोई से बाहर निकले, तो तुम इसके बनाए हुए खाने सब्जी में जानबूझकर नमक और मिर्ची ज्यादा डाल देना। और आज तुम्हारे पापा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आना चाहिए। वो ठीक है मम्मी, लेकिन इतने दिनों से तो मैं यही सब तो कर रही हूँ, फिर भी पापा तो भाभी को कुछ भी नहीं कहते, वो तो चुपचाप खाना खा लेते हैं। अरे तू एक काम करना कि तू आज कुछ ज्यादा ही डाल देना, जिससे तेरे पापा को आज गुस्सा आ ही जाए। हाँ ठीक है मम्मी, आज तो मैंने सारा खाना इन्हीं की पसंद का बनाया है, लगभग किचन का काम तो खत्म हो ही गया है, तो मैं चलकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। बड़ी उछल रही है ना ये खुशी से, और मैं जब जब इस नैना को खुश देखती हूँ ना, मेरे जैसे तन बदन में आग लग जाती है। अभी मैं मुट्ठी भर भर नमक और मिर्ची डाल देती हूँ इसके बनाए हुए खाने में। इस तरह से नैना की नंद पिंकी जानबूझकर नैना के बनाए हुए खाने में नमक और मिर्ची डाल देती है।
ताकि जैसे ही सब लोग खाना खाए सब लोग नैना के ऊपर बहुत गुस्सा करें। थू थू थू, ये खाने को तो चख कर तो देखो, ये कैसा खाना बनाया है इस नैना ने। अरे ऐसे खाने को तो कोई जानवर भी ना खाए। हाँ, आज खाने में नमक मिर्ची तो कुछ ज्यादा ही है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम ऐसा मत बोलो। अरे कभी कभी गलतियाँ हो जाती है। अरे आपने ही तो उसे सर पर चढ़ा रखा है। अरे अगर ये कुछ भी बना कर दे और क्या हम चुपचाप ऐसे ही खा ले क्या? अरे हम जानवर नहीं है, हम लोग ऐसा खाना बिल्कुल भी नहीं खा सकते। हाँ मम्मी, आज जब मेरी सहेलियाँ आई हुई थी तो मैंने भाभी को चाय बनाने के लिए कहा, तो उन्होंने जानबूझकर चाय में इतनी सारी चाय पत्ती डाल दी थी कि चाय इतनी ज्यादा कड़वी हो गई थी कि जिसे ना मैं पी भी नहीं पाई और ना ही मेरी सहेलियाँ पी पाई। और आपको पता है कि भाभी की वजह से मेरी सहेलियों ने मुझे कितना सुनाया कि पिंकी तेरी भाभी को तो चाय बनानी भी नहीं आती। क्या हुआ मम्मी जी, आप लोग ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? अब देखो ना, ये तो ऐसी भोली भाली बनकर आकर खड़ी हो गई है जैसे इसे तो कुछ पता भी ना हो। अरे करम जली, तुझे हम इंसान लगते हैं या जानवर? अरे ऐसा खाना जानवर भी ना खाए। जरा खाकर तो देख कि तूने क्या बनाया है। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो सब कुछ अच्छे से बनाया है और मैंने तो खाना बनाते समय खुद भी चख कर देखा था। बोलिए ना जी, आप चुप क्यों हैं? बताइए क्या खाना बनाया है इसने। हाँ बहू, आज खाने में नमक मिर्ची बहुत ज्यादा है, हम लोग ये खाना नहीं खा पाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है पापा जी, मैंने तो बहुत अच्छे से बनाया था और मैंने चख कर भी देखा था। देखो ना माँ, ये भाभी कितना झूठ बोल रही है। कहती है कि इसने खुद चक्कर देखा था। अरे भाभी, अपने खुद चक्कर देखा था तो क्या हमने आपका बनाया हुआ खाना खराब कर दिया क्या? अरे हम तो रसोई में जाते भी नहीं है। अरे जब से ये इस घर में आए हैं ना, हम तो 2 वक्त की रोटी भी चैन से नहीं खा सकते। हाँ माँ, भाभी का पूरा ध्यान तो उनके मोबाइल पे ही रहता है। अरे जब देखो भाई तब अपनी माँ और अपनी सहेलियों से ही बात करते रहती है। अरे क्या हो गया माँ, आज घर में इतना हल्ला क्यों हो रहा है? अरे तू ये बात तो अपनी पत्नी से ही पूछ, तेरी पत्नी तो हमें इंसान ही नहीं समझती है। ये तो चाहती है कि कुछ भी उल्टा सीधा खिलाकर जल्दी से इन्हें मार डालूं। अरे मैं तो बस इसलिए ही कहती थी कि बेटा मत कर लव मैरिज। बता, अगर तू अपने माँ बाप के पसंद की लड़की से शादी करता तो आज हमारे घर में भी सुख शांति होती। अरे रहने दो ना गायत्री, अरे हो जाती है गलती। अरे एक दिन हो तो गलती समझ में आए, ये तो रोज रोज ऐसा ही करती है। अब आप बताए ना कि क्या आप इसके आने के बाद कभी पेट भर खाना खा पाए हैं? अरे मैंने समझा तो दिया है ना बहू को, और अब तुम भी थोड़ा धीरज धरो। अरे मेरा फोन आ रहा है, मैं अभी आती हूँ। ये सब क्या है नैना, तुम अच्छे से खाना क्यों नहीं बनाती हो? नहीं जी, मैंने तो सब कुछ अच्छे से ही बनाया था और बल्कि मैंने तो सारा खाना चख कर भी देखा था, फिर भी ये सब कैसे हो गया मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। हे भगवान, बेटा देख अब इसकी साजिश। अरे ये माँ बेटे को ही दूर करना चाहती है। अरे बेटा, ये तो तुझे हमारे खिलाफ भड़का रही है। अरे ये तो ऐसे सीधी बन रही है जैसे ये सब किसी और ने किया हो। अरे बेटा, तेरे ऑफिस से आने के बाद ऐसा दिखाती है कि जैसे हमने इसके ऊपर बहुत अत्याचार किया है, लेकिन बेटा तेरे ऑफिस जाते ही इसके तो सुर ही बदल जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं अभी आप लोगों के लिए फिर से खाना बना देती हूँ। अरे रहने दे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वरना पता चले कि किसी दिन हमें जहर घोल कर दे देगी तू। अरे जब तक हमारे हाथ पर चल रहे हैं हम खुद अपना खाना बनाकर खा लेंगे। तू हमारी चिंता मत कर, तू बस अपनी ही चिंता कर। चल पिंकी, हम लोग अपना खाना खुद बनाकर खा लेंगे। अरे अब ये नालायक कहाँ चली गई? नैना, तुम ऐसा काम क्यों करती हो जिससे मम्मी को गुस्सा आता है? तुम्हें तो मालूम ही है ना मैंने किस तरह से अपनी माँ को मनाया है लव मैरिज के लिए। लेकिन मेरी बात मानिए आप, मैंने सच में खाना खुद बनाकर चखा था, तब तो खाने में नमक मिर्ची बिल्कुल भी नहीं था। बस करो नैना, अब तो तुम झूठ भी बोलने लगी हो। अरे अगर तुम ऐसा बोलोगी तो माँ और मेरी बहन को तो ऐसा ही लगेगा ना कि उन लोगों ने तुम्हारा बनाया खाना बिगाड़ा है। इसलिए देखो, तुम ना ये बेवजह की बहस करना बंद कर दो। और तुमने कल जो कपड़े धोए थे ना, वो भी ढंग से नहीं धुले थे, लेकिन फिर भी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं कहा था, और फिर बेचारी मम्मी ने खुद ही उन कपड़ों को फिर से अलग से धोकर सुखाया था। आप मेरा यकीन कीजिए जी, मैं सारा काम मन लगा कर करती हूँ, लेकिन फिर देखती हूँ कि मेरे किए हुए सारे काम बेकार ही हो जाते हैं। ठीक है नैना, मैं एक बार फिर से तुम्हें मौका देता हूँ, लेकिन देखो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मैं अपनी मर्जी से शादी करके मैं एक बार तो अपनी माँ का दिल दुखा ही चुका हूँ।
लेकिन बस मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि हर हाल में बस तुम मेरी माँ को खुश रखो, क्योंकि अब मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं अब अपने माँ के खिलाफ जा पाऊँ। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मम्मी और पिंकी कभी मुझसे खुश ही नहीं होते। मुझे इन लोगों का प्यार तो नहीं मिलता, बल्कि इनसे हर जगह बस नफरत ही मिली है। अब मुझे तो यही लगता है कि मैं इन लोगों की पसंद नहीं हूँ, इसलिए शायद ये लोग मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हर समय बस मेरे काम में ये लोग नुक्स ही निकालते रहते हैं। देखा मम्मी मेरा कमाल। हाँ बेटा, बस इसी तरह से तू कुछ न कुछ करती रह, ताकि इस करमजली का जीना ही हराम हो जाए। अरे हमें कुछ भी करके ना बस इस नैना को ना तेरे भाई की नजरों से गिराना है। अब ना हमें बस एक सबसे बड़ा काम करना है। भला वो क्या मम्मी? अरे मुझे एक जड़ी बूटी का पता चला है, और वो जड़ी बूटी मैं कल ही ले आऊंगी, और वो मैं तेरी भाभी के खाने में मिला दूंगी। बस तू कैसे भी करके ना अपनी भाभी को वो खिला देना, और फिर देखना कैसे उसकी ये खुशी चुमंतर हो जाती है कि वो जो माँ बनने वाली है। बस इतना ही करने से कुछ नहीं होगा मम्मी, हमें कुछ ऐसा दिखाना होगा कि जिससे भैया को भी लगे कि ये सब भाभी की ही गलती से हुआ है। फिर देखिए भैया को कितना गुस्सा आएगा भाभी के ऊपर। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने। अच्छा ठीक है, देख कहीं वो सुन न ले। फिर अगले दिन शाम के समय, बेटा अब लव मैरिज का फैसला तो तुम्हारा ही था ना, तो अब बताओ कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। क्या मम्मी, मैंने अपना दुख बांटने के लिए आपको फोन किया है, लेकिन आप हो कि मुझे सुनाई ही जा रही हो। मम्मी आप हमेशा ही ये क्यों सोचती हो कि मैंने लव मैरिज की है और इसलिए ही मेरे ससुराल में समस्या है। मम्मी अगर मेरी लव मैरिज करने के कारण मेरे ससुराल में समस्या है, तो क्या अरेंज मैरिज करने वाली लड़कियों के ससुराल में कोई समस्या नहीं होती मम्मी? अरे बेटा, हम तेरे ससुराल वालों को तो दो बातें भी नहीं बोल सकते हैं बेटा, क्योंकि तुमने तो अपनी मर्जी से शादी की है। अगर बेटा तूने हमारी मर्जी से शादी की होती ना और हमारी पसंद का लड़का होता तो क्या मम्मी? तो हम जाकर उसके परिवार वालों को दो शब्द बोलते। तुमने तो हमारे कुछ बोलने के लिए जगह ही नहीं रखी है। ठीक है मम्मी, फोन रखती हूँ मैं। अच्छा अपना ध्यान रखना बेटा। मुझे बहुत दुख होता है कि मेरी फूल जैसी बच्ची अपने ससुराल में कितना दुख उठा रही है, लेकिन अब मैं करूँ तो भी क्या करूँ, अब मैं भी तो मजबूर हूँ। अब इसके ससुराल वालों को कुछ नहीं कह सकती मैं। अगर नैना ने हमारी बात मानी होती तो आज उसके जीवन में इतना दुख ना होता, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। मैं कितनी अकेली हो गई हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ना मम्मी मेरी बात सुनती है और ना ही अब ये मेरी बात सुनते हैं। अरे यहाँ तो मैं अपनी सफाई भी किसी को नहीं दे सकती। सुनो पिंकी बेटा, इस चटनी में ना मैंने वो जड़ी बूटी पीसकर अच्छे से मिला दी है, और मैं ये समोसों के साथ रख रही हूँ, और इसे देखते ही तुम्हारी भाभी का मन ललचाने लगेगा, और वो इन्हें देखते ही कहेगी कि उसे भी कुछ तीखा चटपटा खाना है। तो तुम अपनी भाभी को ये चटनी और समोसा खाने देना, और हाँ तुम भी खा लेना, और तुम घबराना मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये खाते ही तुम्हारी भाभी पर इसका बहुत ही जल्दी असर होगा। हाँ ठीक है मम्मी, अब आप यहाँ से चली जाए, वरना आपको देखकर शायद भाभी को शक हो जाएगा। इस तरह से गायत्री देवी अपनी बहू के खिलाफ साजिशें रचती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बहू को कोई संतान हो। यदि उसकी बहू को संतान हो जाएगी तो बहू को घर से निकालना मुश्किल हो जाएगा। अरे वाह भाई वाह, वाह कितना तीखा और चटपटा है, मुझे तो मजा ही आ गया। अरे क्या खा रही हो पिंकी? मैं तो समोसे खा रही हूँ भाभी, बहुत ही टेस्टी है। अच्छा क्या मैं भी एक समोसा ले लूं? अच्छा ठीक है भाभी, आप ही खा लो, लेकिन मैं आपको एक से ज्यादा समोसा नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं एक ही खा लेती हूँ। अरे लेकिन भाभी, अगर आप चटनी के साथ खाओगे ना, तभी तो समोसा खाने का मजा आएगा और टेस्टी भी लगेगा। अरे समोसे तो मुझे इतने पसंद है पिंकी कि मैं बिना चटनी के ही खा लेती हूँ। लेकिन जब अगर आप चटनी के साथ खाओगे तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इसकी चटनी बहुत ही चटपटी और तीखी है। अच्छा तो फिर मैं भी थोड़ी सी चटनी ले ही लेती हूँ। इस तरह से बेचारी नैना सारी साजिशों से अनजान चटनी और समोसे खा लेती है, और खाकर वो सीधा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अब आएगा मजा। अच्छे से खा लिए हैं इसने चटनी और समोसे। क्या हुआ पिंकी, तेरी भाभी ने चटनी और समोसे खा लिए हैं क्या? हाँ माँ, इसने अच्छे से खा लिए हैं। अच्छा तो अब तू मेरी बात ध्यान से सुन, अब 1 घंटे के अंदर ही इसका असर हो जाता है। हाँ मम्मी, जैसे ही ये बात नैना हम लोग को बताएगी ना,
तो तुम ना जानबूझकर उसे ही डांट देना। और जब तुम्हारा भाई ऑफिस से घर आएगा ना, तो उसके सामने भी हम लोग खूब नाटक करेंगे और उसे ऐसा दिखाएंगे कि उसके साथ जो भी कुछ हुआ है वो सब कुछ नैना की ही गलती से हुआ है। तू फिर देखना पिंकी अपने भाई का गुस्सा, और फिर वो कैसे इसे धक्के मारकर इसे घर से निकालता है। हाँ माँ, यही देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई है। बस अब मैं तो बैठकर इंतजार कर रही हूँ कि ये नैना कब अपने कमरे से आए और हमें ये बताए कि उसके साथ ऐसा कैसे हो गया है। और हाँ मम्मी, जब तक भैया नहीं आ जाएंगे ना, तब तक हम लोग भी यही बैठे रहेंगे। कहीं हमसे पहले भैया भाभी से न मिल पाए, तभी तो हम भैया को भाभी के खिलाफ थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बातें बताएंगे ना। और हमारी बात सुनने के बाद जब भैया भाभी से मिलेंगे तो भाभी के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा करेंगे। हाँ पिंकी, तू ठीक कहती है। फिर पिंकी और गायत्री पूरे 1 घंटे तक बाहर हॉल में बैठकर नैना के आने का इंतजार करते हैं। और तभी 1 घंटे बाद नैना रोते हुए उनके सामने आती है। मम्मी जी, मुझे मेरा फोन नहीं दिख रहा है। आपको पता है कि मेरा फोन कहाँ है? अरे भाई, भला हमें क्या पता होगा कि तेरा फोन कहाँ है? तेरा फोन तुझे ही पता होगा ना। माँ जी, आप इन्हें फोन कर दीजिए ना कि मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्यों, अब तुझे क्या हुआ है? मम्मी जी, लगता है मेरा एबॉर्शन हो गया है। मुझे बहुत ही ब्लीडिंग हो रही है। क्या कहा तूने? क्या तू पेट से थी? अरे तूने तो हमें कभी कुछ बताया ही नहीं। लगा पिंकी, तू जल्दी से तेरे भैया को फोन लगा। हाँ मम्मी, अभी लगाती हूँ मैं भैया को फोन। अरे क्या हो गया पिंकी, तू क्यों मुझे फोन लगा रही है? अच्छा हो गया बेटा जो तू आ गया। तू देख जरा तेरी पत्नी को, ये तो हमें अपना दुश्मन ही समझती है। अरे ये पेट से थी, लेकिन इसने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। अरे ये हमें दुश्मन समझती है बेटा, तभी तो इसने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं बताई। अब तू ही बता बेटा, अगर मैं ये खुशखबरी सुनती तो मुझे कितनी खुशी होती कि मैं दादी बनने वाली हूँ। लेकिन देखा, जिसकी अपनी खुद की गलतियों की वजह से ही इसका अबॉर्शन हो गया, और ये तभी आकर हमको बता रही है कि ये प्रेग्नेंट थी। क्या तुम्हारा एबॉर्शन हो गया? हाँ बेटा, अगर तेरी पत्नी ने कभी हमें अपना समझकर ये बात बता दी होती तो शायद ये नौबत नहीं आती आज। अरे मैंने भी तो 2 बच्चे पैदा किए हैं। अरे मुझे भी तो अनुभव है कुछ बातों का। कम से कम ये हमें बता देती तो हम इसे थोड़े परहेज से रखते ना। इसे क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन नहीं, इसने तो हमें अपना समझा ही नहीं है। अरे ये तो हमें अपना दुश्मन समझती है। कम से कम बेटा, इसने हमें अपना समझकर पहले बता दिया होता तो हम इसको डॉक्टर के पास लेकर गए होते और इसे हम परहेज का खाना पीना ही खिलाते। इसे कैसे उठना बैठना चाहिए ये सारी बात इसे सिखाते, लेकिन नहीं, इसने तो हमें कभी अपना समझा ही नहीं है। अरे इसने मुझे दादी बनने से पहले ही इसने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। क्यों नैना, बताओ क्यों? तुमने मेरी माँ को ये बात बताना जरूरी क्यों नहीं समझा? अरे मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम माँ को बता दो, लेकिन नहीं, सच में माँ बिल्कुल सही कहती थी कि तुम कभी भी मेरी माँ को अपना नहीं समझती। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो आपको पहले भी बताया था ना कि आप 1 महीना पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं घर में सबको बता दूंगी। नहीं नैना, अब मुझे समझ में आ गया है कि हमेशा तुम्हारी ही गलती होती है। कभी तुमने माँ को अपना नहीं समझा और ना ही मेरी बहन को, और आज तुम्हारी गलती की वजह से हमारा बच्चा इस दुनिया में आंखें खोलने के पहले ही तुम्हारी कोख में ही मर गया। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है नैना कि मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वो फैसला मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। अरे अब मुझे तुमसे नफरत होने लगी है। प्लीज आप ऐसा मत बोलिए जी। क्या मुझे दुख नहीं हो रहा होगा? मुझे तो आप सब लोगों से ज्यादा दुख हो रहा है। लेकिन ये दुख भी तुम सिर्फ अपनी गलती की वजह से भोग रही हो। मेरी बात तो सुनिए जी। अब कोई भी सफाई नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। अपनी माँ और बहन की साजिशों से अनजान शेखर भी अपनी पत्नी नैना के ऊपर बहुत गुस्सा करता है, और उस दिन के बाद से वो नैना से उखड़ा उखड़ा सा रहने लगता है। अब बेचारी नैना, वो भी ससुराल में पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। उसकी बात सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था, और अब तो नैना की सास और नंद की हिम्मत और बढ़ चुकी थी। वो दिन पर दिन नैना पर अत्याचार करने लगे थे। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं। अगर मैं अपनी मम्मी से भी बात करती हूँ तो मम्मी बस मुझे इसी बात का ताना देती है कि मैंने लव मैरिज की है, अपनी मर्जी से शादी की है, तो मुझे सजा तो मिलेगी ही ना।
समझ नहीं आ रहा है भगवान, मैं क्या करूं? मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि जब तक मैं अपनी सास और ननंद के साथ रहूंगी, मैं कभी भी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि ये लोग तो जानबूझकर मेरे साथ कुछ ऐसा करते हैं और इनके सामने ये दिखाते हैं कि सारी गलती मेरी ही है। बल्कि सच तो ये है कि मेरी सास ने मुझे कभी दिल से अपनाया ही नहीं है। वो अंदर ही अंदर मुझसे नफरत करती हैं, क्योंकि मैं उनकी पसंद की बहू नहीं हूँ ना। फिर शाम के समय। सुनिए जी, हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? मेरा मन अब इस घर में नहीं लगता जी, और हमेशा मम्मी और पिंकी बस मुझसे कलेश ही करते रहते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग कहीं और रहे। वाह नैना वाह, सारे कलेज तो तुम ही करती हो और ऊपर से मेरी माँ और बहन के ऊपर इल्जाम लगाती हो। नहीं जी, मेरा यकीन कीजिए, मम्मी और दीदी मुझे अभी तक दिल से स्वीकार ही नहीं पाए हैं। वो हमेशा ही मेरे काम को खराब करते हैं। तुम ये कैसे कह सकती हो कि मम्मी और पिंकी तुम्हारे किए हुए काम को खराब करती हैं? हाँ जी, मैंने एक दिन पिंकी को किचन में मेरे बनाए हुए खाने में नमक डालते देख लिया था। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो नैना, बेशर्मी की भी हद होती है। अब जब तुम्हारी गलतियाँ सामने आ गई हैं, तो तुम मेरी बहन के ऊपर इल्जाम लगा रही हो। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए जी। नहीं नैना, अब तुम्हारे ऊपर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं रह गया है। अरे तुम्हारी गलती की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। क्या आप हर वक्त बस यही गाना गाते रहते हैं कि मैंने अपना बच्चा खो दिया, मैंने अपना बच्चा खो दिया? अरे क्या वो मेरा बच्चा नहीं था क्या? मुझे दर्द नहीं हुआ होगा या मुझे कोई अफसोस नहीं है इस बात का? अरे कौन माँ चाहती है कि उसका बच्चा जन्म लेने से पहले दुनिया को छोड़ जाए? आपसे कहीं ज्यादा तकलीफ तो मुझे हो रही है, और ऊपर से आप लोगों के तानों से जैसे तो मेरा जीना ही दुभर हो गया है। हाँ तो तुम्हें ताने तो सुनने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि तुमने ऐसी गलती जो की है। नहीं शेखर जी, मेरी गलती ये नहीं है कि मेरा बच्चा आज मेरे साथ नहीं है। मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने आपसे लव मैरिज की है। अब मुझे समझ में आ गया है कि मम्मी पापा बिल्कुल सही कहते थे कि बेटा तू लव मैरिज मत कर, एक ना एक दिन देखना शेखर का भी मन भर जाएगा तुमसे, और वो भी तुम्हें दरकिनार कर देगा। और देखो ना, वही तो हो रहा है मेरे साथ। मैं वो दिन भूली नहीं हूँ जब एक दिन भी आप मुझसे बात किए बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन आज पूरे 2 महीने हो गए हैं, आप तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते, और साथ में आपकी मम्मी और बहन, वो भी मुझे उल्टे सीधे उलाने देती है और उल्टे सीधे ताने देती है। और मैं जो भी काम करती हूँ वो सारे काम खराब कर देती है, और फिर भी आप मेरा विश्वास तक नहीं करते। इसलिए देखिए शेखर जी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि हम लोग अलग रहने लगते हैं, तभी हमारे जीवन में खुशहाली आ सकती है। नैना, अब तुम्हारी किसी भी बात का मुझे भरोसा नहीं रह गया है। हाँ मैं सच कह रहा हूँ नैना कि मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात का भरोसा नहीं रह गया है। अब मुझे लगता है नैना कि मेरी माँ बिल्कुल ही ठीक कहती थी कि तुम उन्हें कभी भी अपना नहीं समझती। मुझे अच्छे से याद है जब तुमने मुझे ये खुशखबरी दी थी, तब मैंने तुमसे कहा था कि तुम ये बात जाकर माँ को बता दो, लेकिन तब तुमने साफ मना कर दिया, और देखो ना आज उसका परिणाम। शेखर जी, आप ले दे के सारी बातों को बच्चे तक ही क्यों ले आते हो? अरे अब ऐसा तो नहीं कि अब जीवन भर माँ बाप नहीं बन सकते। हमारे पास और भी तो मौके हैं ना। आप कम से कम एक बार खुश रहने की कोशिश तो कीजिए और मुझे भी खुश रखिए। फिर देखना, अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी ही मेरी गोद फिर से भर जाएगी। और यदि आप मुझे माफ ना करके इसी तरह का जीवन जीना चाहते हैं, तो नहीं जीना है मुझे ऐसा जीवन। ऐसे जीवन से तो मेरे लिए मौत ही भली है। हाँ नैना, तुम सही कहती हो कि मुझे भी लगता है अब मुझे भी गुस्सा छोड़कर अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहिए। ठीक है नैना, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन देखो तुमने दोबारा अगर ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है जी। अच्छा ठीक है, तुम अब ये सब भूल जाओ, और देखो अब तुम कोई ऐसी गलती मत करना जिससे हमारे घर में कलेश हो। अब मैं सुख शांति का जीवन जीना चाहता हूँ। हाँ जी, मैं भी तो सुख को तरस गई हूँ। एक बार शेखर फिर नैना को माफ कर देता है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह 3-4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन शेखर की माँ और बहन को उन लोगों की ये खुशी बर्दाश्त नहीं होती, और वो लोग फिर से साजिशें रचने लगते हैं कि कैसे एक दूसरे से इन्हें दूर किया जाए। देखो ना बेटा, अरे फिर से तुम्हारे भैया और भाभी खिलखिला रहे हैं। अरे हमने कितनी ही कोशिश की, लेकिन ये करमजली जो है मेरे बेटे का पीछा ही नहीं छोड़ रही है। हाँ मम्मी, मैं भी जैसे भैया और भाभी को एक साथ हंसते देखती हूँ ना, मेरा तो खून ही खोलने लगता है। लेकिन अब क्या करे बेटा? मम्मी, मेरे पास एक आखिरी आइडिया है।
अरे तो फिर बोल ना बेटा, जल्दी बोल, भला तू किसका इंतजार कर रही है? देखो मम्मी, मैं ना किसी बात को लेकर ना ऐसे ही भाभी के साथ जानबूझकर झगड़ा करूंगी और भाभी के ऊपर हाथ उठा दूंगी। और जैसे मैं भाभी के ऊपर हाथ उठाऊंगी तो मुझे यकीन है कि भाभी भी पलटकर मुझे थप्पड़ जरूर मारेगी। और जब मुझे भाभी थप्पड़ मारेगी तब से मेरा ड्रामा शुरू हो जाएगा। फिर देखिए कितना मजा आएगा। और भैया कैसे भाभी को धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। हाँ, लगता है ये आइडिया तो जरूर काम कर जाएगा। देखो मम्मी, अब मैं ड्रामा कैसे शुरू करती हूँ। भाभी, आप जरा मेरे लिए 1 कप चाय लेकर आना। हाँ ठीक है पिंकी, मैं अभी लाई। फिर थोड़ी देर के बाद, लो पिंकी, चाय पी लो। छी, कितनी गंदी चाय बनाई है आपने। तुम ये क्या बोल रही हो पिंकी, भला इसमें गंदा क्या है? मैं तो हर रोज जैसे चाय बनाती हूँ आज भी वैसे ही बनाई हूँ। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें चाय बनाना नहीं सिखाया है। पिंकी, ये क्या बदतमीजी है? अरे तुम तो छोटे बड़े का लिहाज ही भूल गई हो क्या? अब ये आए हैं मेरी बेटी को लिहाज सिखाने। अरे तुझे कितना लिहाज है? अगर लिहाज होता तो अपने मनपसंद का दूल्हा नहीं ढूंढ लेती। अरे मम्मी जी, आप ये क्या बोल रही हो? अरे आपको तो अपनी बेटी की बदतमीजियों के लिए उसे डांटना चाहिए, लेकिन आप तो उल्टा मुझे ही बोल रही है। अरे तू किसको बदतमीज बोल रही है? बदतमीज होगी तू। ये क्या तू तड़ाक कर रही है पिंकी? अरे सही बोल रहे हो आप। आपको तू तड़ाक नहीं बल्कि एक आपको तो चाटा जड़ना चाहिए। ये क्या पिंकी, तुम्हारी इतनी हिम्मत की अपनी बड़ी भाभी को चाटा मारा तुमने? अरे बाप रे, कोई बचाओ, मार डाला रे मेरी बेटी को। अरे मार डाला रे मेरी बेटी को, मार डाला रे इस कमजली ने। पिंकी उठो बेटा, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? मेरी पिंकी को मार डाला रे। मम्मी जी, आप बेकार में तमाशा मत कीजिए, मैंने इतने जोर से भी नहीं मारा है उसे। अरे क्या हो गया माँ, क्यों चीख रहे हो आप? बेटा मैं तेरे हाथ पैर जोड़ती हूँ, अरे तू हमें अलग कर दे बेटा, वरना किसी दिन तेरी पत्नी तो हम दोनों माँ बेटी की जान ही ले लेगी। लेकिन हुआ क्या है माँ? देखना बेटा, तेरी बहन पिंकी बेहोश हो गई है। इसे इतनी जोर से चाटा मारा है तेरी पत्नी ने। पिंकी उठ बेटा। माँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अरे मेरी क्या गलती है भाभी जी, जो इतने जोर से आपने मुझे चाटा मार दिया। मैंने तो आपसे बस इतना कहा था ना कि चाय अच्छी नहीं बनी है। अब झूठ मत बोलो तुम, पहले तुमने मुझ पर हाथ उठाया है, इसलिए जवाब में मैंने तुम पर हाथ उठाया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नैना, अब बहुत हुआ नैना। अब मैं ये सब बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। मेरी बात तो सुनिए जी आप। अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। नहीं सुननी आपको मेरी कोई बात? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम चली जाओ। ठीक है, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो जा रही हूँ मैं, और अब लौट कर कभी ही नहीं आऊंगी। हाँ, जल्दी दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अरे जितनी देर तक तुम मुझे दिखती रहोगी ना, मुझे और ज्यादा गुस्सा आने लगेगा और मुझसे कुछ उल्टा सीधा हो जाए। तो इससे पहले तुम चली जाओ यहाँ से। नहीं भैया, रहने दीजिए ना। आप भाभी को क्यों निकालते हो घर से? आप हमें ही निकाल दीजिए ना, आप इतने भी निर्दय मत बनो। ठीक है शेखर जी, मैं जा रही हूँ, लेकिन शेखर जी मैं आपको एक बात जरूर कहूँगी कि जिस दिन आपको सच्चाई का पता चलेगा ना, तब आप बहुत रोयोगे। अरे मुझे कोई सच्चाई नहीं जाननी है। मैंने तुम्हें आखिरी मौका दिया था, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना, इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, दफा हो जाओ मेरे घर से, और हो सके तो जिंदगी में कभी हमारा सामना ना हो। ठीक है जी, अब कभी भी लौटकर वापस नहीं आऊंगी मैं। इस तरह नैना गुस्से से अपना ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है। पापा, क्या हुआ बेटा, ये तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है, और तुम यहाँ अचानक से कैसे? पापा, मैं हमेशा के लिए अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके आ गई हूँ। नैना, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ना कि वो लड़का और उसका परिवार तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन उस वक्त तो तुम्हारे ऊपर इश्क का भूत चढ़ा हुआ था। अब हम क्या कर सकते हैं, अब तुम ही भुगतो। क्या पापा, आपकी बेटी का घर टूट गया है और अभी भी आप वही बात को लिए बैठे हो? पापा, मैंने आपको 2-3 बार फोन भी किया था कि यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आप एक बार आकर इनको और उनके परिवार वालों को समझा दो, लेकिन आप नहीं आए ना पापा। शायद इसलिए कि मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी की है। आप तो शायद इसी इंतजार में बैठे थे पापा कि मैं कब रोते हुए यहाँ आऊं और आप मुझसे यही कहते ना पापा कि मुझे इश्क का भूत चढ़ा था और अब मैं ही भुगतूं। क्यों पापा, यदि मैं आपके पसंद के लड़के से शादी करती
तो क्या तब भी तो आप मेरे रिश्ते को बचाने की कोशिश करते ना, और कोशिश इसलिए करते ना पापा कि कहीं आप गलत सिद्ध ना हो जाए। यही तो मेरे साथ हुआ है पापा, शेखर के परिवार में। शेखर के परिवार वालों ने तो बस रिश्ता तोड़ने में अपनी सारी शक्ति लगा दी ताकि हम दोनों का रिश्ता टूटे और जमाने को एक सीख मिल जाए कि प्रेम विवाह गलत है। मानती हूँ पापा, हाँ हमने प्रेम किया था, लेकिन शादी तो हमने सबको साथ रख कर ही की थी ना। फिर आप लोगों की सोच ऐसी क्यों है पापा? अब बेटा तुम छोड़ो इन सब बातों को, बस तुम यही सोचकर यहाँ रहो बेटा कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही हुआ। इस तरह नैना के पिता उसे थोड़ी देर तक तो उसके प्रेम विवाह को लेकर सुनाते हैं। फिर उसके बाद वो अपनी बेटी को अपना लेते हैं और उसे हिदायत देते हैं कि वो अब अपना ससुराल भूल जाए। और इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतने लगता है और नैना बेचारी हमेशा निराश ही रहने लगती है। लेकिन उसकी एक सहेली ने उसे एक दिन सलाह दी कि वो ऐसे अकेले रहेगी तो वो कुछ नहीं कर पाएगी और बस उन्हीं चीजों में उलझी रहेगी। इसीलिए उसे इन सब से निकलना चाहिए, तो उसे घर बाहर निकलना चाहिए और कोई अच्छी सी जॉब करनी चाहिए। फिर क्या था, नैना अपनी सहेली की बात मान लेती है और वो एक अच्छी जॉब ढूंढकर काम करने लगती है। फिर एक दिन, अरे ये पिंकी कहाँ गई है सुबह से? शेखर के ऑफिस जाने का टाइम भी हो रहा है और पिंकी ने अभी तक लंच भी नहीं बनाया है। क्या हो गया माँ? बेटा पिंकी, तेरे भैया के ऑफिस जाने का टाइम हो गया है और तूने अभी तक लंच भी नहीं बनाया है। मम्मी, पूरे 4 महीनों से मैं ही लंच बना कर दे रही हूँ भैया को। अब तो मुझसे जल्दी उठकर ये लंच बंच बनाने वाला काम नहीं होता। अब आप भैया से कहिए ना कि वो अब दूसरी शादी कर ले। हाँ बेटा, वैसे ये सही मौका है। वैसे भी इतने दिन हो गए हैं उस करमजली को गए, अब तक तो तेरा भाई भूल भी गया होगा उसको। तो फिर ठीक है, मैं आज ही शेखर से बात करती हूँ। क्या हो गया माँ, क्या बात करनी है आपको मुझसे? बेटा शेखर, अब तू कब तक ऐसे अकेले रहेगा? मैं तो कहती हूँ अब तू दूसरी शादी कर ले जल्दी से। अब तो वो करमजली भी अपने जीवन में आगे बढ़ गई होगी। बेटा क्यों तू उसकी यादें लेकर बैठा है? भूल जा ना अब तू उसे। नहीं मम्मी, मैं नहीं करना चाहता शादी। बेटा एक बार हमारे बारे में भी तो सोच। अब मेरी भी उम्र हो गई है और मैं बुढ़िया कब तक तेरे साथ रहूंगी? और आज नहीं तो कल पिंकी की भी तो हमें शादी करनी है ना। मैं आपकी सेवा करूंगा माँ, लेकिन देखो मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मुझे दूसरी शादी के बारे में ना ही कहे तो बेहतर होगा। चलो माँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। अरे उस करमजली की वजह से आज मेरे बेटे की हालत ऐसी है, लेकिन मैं भी कहाँ चुप बैठने वाली हूँ। मैं तो इसकी दूसरी शादी करा कर ही मानूंगी। हाँ मम्मी, एक बार शादी हो गई ना तो तुम देखना भैया भी उस नैना को भूल जाएंगे। सुनिए जी, मुझसे शेखर का अकेलापन अब देखा नहीं जाता। तो फिर तुम ले आओ ना नैना को वापस। देखिए जी, आप मेरे सामने दोबारा उस करमजली का नाम मत लीजिएगा। अरे उस करमजली की वजह से ही तो मेरे बेटे की हालत ऐसी है और उसे अब मैं दोबारा इस घर में कदापि नहीं आने दूंगी। अरे मेरे बेटे की शादी तो मैं अपने पसंद की लड़की से ही करूंगी और वो भी बहुत ही धूमधाम से करूंगी, देखना। तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो। अरे कैसे पिता है आप? अरे आप अपने बेटे के बारे में कुछ सोचते क्यों नहीं हो? अरे अगर मैं कुछ अच्छा सोच भी लूंगा तो तुम कहाँ मेरी चलने दोगी? ठीक है, अगर आप नहीं सोचते तो मत सोचिए, मैं हूँ उसकी माँ, मैं सोचूंगी इसके लिए कुछ अच्छा। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और गायत्री देवी अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की की तलाश में लगी रहती है। मम्मी अब क्या करें, भैया तो शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। अरे ऐसे कैसे तैयार नहीं होगा बेटा? मैं हूँ ना, उसे देखना मैं कैसे मजबूर कर दूंगी दूसरी शादी के लिए। अरे हम दोनों ने कितनी मेहनत की है उस नैना को इस घर से निकालने के लिए। हाँ मम्मी, मैंने तो बेहोश होने का नाटक भी कर लिया था और किसी को पता भी नहीं चला। अरे उस करमजली को तो इसलिए मैं घर से निकालना चाहती थी क्योंकि मैं अपनी बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से ही करना चाहती थी। मम्मी। अरे शेखर बेटा तू। मम्मी, मैं सोच भी नहीं सकता कि आपने मेरे और नैना के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची। अरे नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। बस कीजिए मम्मी, अब बहुत झूठ बोल दिया आपने। मैंने सब कुछ अभी अभी अपने कानों से सुना है। और पिंकी, तू तो मेरी छोटी बहन है। सच सच बता पिंकी, क्या बात है? तुझे मेरी कसम, और आज तूने सच नहीं बताया तो अपने भाई का मरा मुंह देखेगी। भैया मुझे माफ कर दीजिए। भैया उस दिन भाभी की कोई गलती नहीं थी। सच तो ये है कि मैं और माँ बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि भाभी इस घर की बहू बने, इसलिए हमने ये सारा नाटक रचा।
और आपके सामने हमने ऐसा दिखाया कि जैसे सारी गलती भाभी की ही है, लेकिन सच में भाभी की कोई गलती नहीं थी। यहाँ तक भैया भाभी का जो एबॉर्शन हुआ था वो भी हम लोगों की ही वजह से ही हुआ था। मम्मी आप तो मेरी माँ है ना, आप तो हमेशा मेरी खुशियों की परवाह करते थे, लेकिन आज आपको क्या हुआ मम्मी? मैंने नैना को क्या कुछ नहीं कहा, और मम्मी वो भी सिर्फ आपके लिए। मैं अभी जाकर नैना से माफी मांग लूंगा और मैं उसे वापस लेने जा रहा हूँ। इस तरह से सारी सच्चाई सुनने के बाद शेखर को अपनी गलती पर बेहद अफसोस होता है और वो अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी पत्नी नैना के घर पहुंच जाता है। नैना, अरे शेखर जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? आप चले जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। नैना मुझे माफ कर दो। नैना मुझे अब सारी सच्चाई पता चल चुकी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि जब आपको सच्चाई का पता चलेगा तब आप बहुत ही पछताएंगे। हाँ नैना मुझे माफ कर दो, बस तुम एक मौका दे दो मुझे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, बस आप चले जाइए यहाँ से। नैना अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया और अगर हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे तो हमारे घर वाले जीत जाएंगे और कहेंगे कि लव मैरिज की वजह से हमारी शादी टूट गई। इसलिए नैना प्लीज तुम मुझे एक बार माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि दोबारा मैं कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। आपको माफ करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि अगर मैंने आपको माफ नहीं किया तो आज मेरे पापा जीत जाएंगे, इसलिए आज मैं आपको माफ करती हूँ। हाँ बेटा, इस तरह रिश्ते खत्म नहीं किए जाते। तुम दोनों को एक दूसरे को एक मौका जरूर देना चाहिए। इस तरह से नैना शेखर को माफ कर देती है और अब वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी? और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल पीकबू हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।